जिंक का निष्कर्षण। जिंक का निष्कर्षण देखिए हुआ, इसमें बताइए पिछले क्लास में आप लोग देखे थे सोडियम का निष्कर्षण। सोडियम थी अति क्रियाशील धातु, सोडियम अति क्रियाशील धातु, जिसमें 4 अति क्रियाशील धातु थे। हुआ कौन कौन से नाम बताइए? जिसमें आपका पोवे कैसो थे। हुआ क्या थे? पोवे कैसो, यानी पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम और सोडियम, 4 थे आपका अति क्रियाशील धातु। ये जो Zn है हुआ, ये मध्यम क्रियाशील धातु है। क्या है? मध्यम क्रियाशील धातु। तो सिर्फ Zn ही मध्यम क्रियाशील धातु नहीं है, इसके साथ जो है हुआ 10 मध्यम क्रियाशील धातु है। तो ये 10 क्या है सो देखिए, मनी, अब, जा, कार, फेक। मनी, अब, जा, कार, फेक। देखो मनी से हम दिए हैं Mg, अब से एल्युमिनियम, जा से Zn, कार को Cr, फेक को Fe। फेक को Fe कितना हुआ? 5। कॉलेज को थोड़ा सा अलग लगेगा, कॉलेज को नई से पढ़ो। कॉलेज को नई से पढ़ो। कॉलेज को बुआ देखिए कॉलेज को ध्यान दीजिए, कॉलेज को नई से पढ़ो। कॉलेज को CD, को CO, नई के NI, से का SN, पढ़ो का PV। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये Zn जो है हुआ ये मध्यम क्रियाशील धातु है। तो सिर्फ Zn ही मध्यम क्रियाशील धातु नहीं है, ये 10 जो है धातु, ये 10 धातु क्या है? मध्यम क्रियाशील धातु है, जिसमें हमने कुछ ट्रिक दे दिए हैं। आपको जैसे सुविधा हो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। मनी, अब, जा, कार, फेक, कॉलेज को नई से पढ़ो। मनी से मैग्नीशियम, अब से एल्युमिनियम, जा से जिंक, कार से क्रोमियम, फेक से लोहा। क्या है? लोहा। कॉलेज से कैडमियम, को से कोबाल्ट, Ni से निकेल, से टीन और PV से सीसा। क्या है बुआ? सीसा, टीन और सीसा। ध्यान रहेगा बुआ। चलिए, ये 10 क्या है आपका? मध्यम क्रियाशील धातु है। कौन सी धातु? मध्यम क्रियाशील धातु। ध्यान रखिएगा, मध्यम क्रियाशील धातु टोटल कितने हैं? 10। तो आपको पूछ भी सकता है कि बताइए कोबाल्ट जो है ये कौन सी क्रियाशील धातु है? आपको पूछ सकता है ऑप्शन में। ध्यान दीजिए, अति क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील धातु, कोई क्रियाशील धातु नहीं। तो आप क्या मारेंगे? मध्यम क्रियाशील धातु। यानी धातु 3 तरह की क्रियाशील है, अति क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और सबसे कम क्रियाशील धातु, और कोई क्रियाशील धातु नहीं। तो ये 10 क्या है वो? मध्यम क्रियाशील धातु है। मध्यम क्रियाशील धातु, ध्यान रखिएगा, मध्यम क्रियाशील धातु टोटल कितने हैं? 10। तो अब बताइए कि इसका मतलब है कि मध्यम क्रियाशील धातु जो है वो, तो अति क्रियाशील धातु को अलग करने के लिए मात्र एक मेथड को अप्लाई करना था। कितना मेथड? एक मेथड का। और मध्यम क्रियाशील धातु को अलग करने के लिए 4 गो प्रोसेस करना पड़ेगा। कितने प्रोसेस? 4। आप लोग समझे भी थे, धातु को शुद्धिकरण करने के लिए कम से कम कितना बार? 4। किसी किसी को 1 बार में भी हो जाती है, किसी को 2 बार में भी, किसी को 3 बार में भी, या किसी को आपको 4 प्रोसेस करेंगे तब जाकर वह क्या होगी? शुद्ध। तो ये मध्यम क्रियाशील धातु है। वह मध्यम क्रियाशील धातु का अर्थ है कि वह कम अट्रैक्टिव होंगे। क्या होंगे? वह कम अट्रैक्टिव। ध्यान दीजिए, नहीं तो डंगा दे बाबूआ। अब देखिए, ये मध्यम क्रियाशील धातु का कम अट्रैक्टिव है, तो इसे हम जैसे में लिख देते हैं बदसूरत। क्या लिख देते हैं? बदसूरत। अब देखिए, बदसूरत आपका कम अट्रैक्टिव होंगे। अब ये बदसूरत को सूरत में अगर बदलना है तो आप लोग समझे थे कि फेस जो है वह 5 तरह के हैं। फेस की त्वचा कितने तरह की? 5 तरह की।
लेकिन धातु को शुद्ध करने के लिए कितने कैरेक्टर से गुजरना पड़ेगा? 4। अब देखिए, इसको सही होने के लिए, फेस को सही करने के लिए पहला आपका था फेस वॉश। क्या था? फेस वॉश। ये आपका हिंदी के टर्म से फेस वॉश है, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म से उस फेस वॉश का नाम दिया गया है वह सांद्रण, विद्युत का सांद्रण। इसका क्या नाम दे दिया है? अयस्क का सांद्रण। आप लोग पढ़े थे ना, अयस्क का सांद्रण। अब दूसरा नंबर पॉइंट में है आपका फेस वॉश के बाद बोले थे हम आपको क्रीम को अपने फेस के अकॉर्डिंग जो है आप चॉइस कीजिए। ये हो गया हिंदी टर्म से। केमिस्ट्री के टर्म से इसे आप कहेंगे धातु के ऑक्साइड में चेंज करना, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड में बदलना, धातु के ऑक्साइड में बदलना। ध्यान दीजिएगा, देखिए आप फेस वॉश लगाएंगे, क्रीम लगाने के बाद आपके चेहरा में निखार आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो यहाँ भी सांद्रण करने के बाद उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएंगे कि नहीं आएंगे? अब चलिए तीसरा नंबर पॉइंट हम आपको बताए थे कि सिर्फ इसी से आपकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, आपको जो है खाने पर भी ध्यान देना होगा। तो आप खाने पर जब ध्यान देंगे वह, तो ये हो गया हिंदी टर्म से। केमिस्ट्री के टर्म से उसे कहा जाता है वह, जब खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में पचती है। क्या होती है? वह पचती। तो इसे हम लोग अपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन या अवकरण, अपचयन या अवकरण। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट में देखिए, बोले थे हम आपको कि इसी से काम नहीं चलेगी, आपको फिजिकल वर्क भी करना होगा। क्या करना होगा? फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी कुछ लगा लीजिए, आपका चेहरा खूबसूरत नहीं होंगे। मान लीजिए कुछ फेस में निखार भी आ जाएगी, आपका बॉडी लैंग्वेज भी क्या होंगे? गड़बड़ा जाएंगे, जिससे कपड़ा उपड़ा फिट नहीं हो पाएगी, तो खूबसूरती आपका अच्छा नहीं जमे। तो फिजिकल को वह देखिए, फिजिकल यानी आपके पूरे बॉडी को वह शोध देंगे। फिजिकल वर्क जो भी इंसान करते हैं उसे क्या होते हैं? पूरे बॉडी को वह शोध देते हैं। तो इसी को हम लोग केमिस्ट्री भाषा में कहते हैं शोधन। क्या कहते हैं? शोधन। ये चीज़ दिमाग में रहेगा कि मध्यम क्रियाशील धातु को शुद्ध करने के लिए कितने कैरेक्टर से गुजरना होगा? तो 4 कैरेक्टर से। कौन कौन सी? अयस्क का सांद्रण, धातु के ऑक्साइड में बदलना, अवकरण और शोधन। ठीक है। फेस को भी यदि आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप ये 4 से क्या कर सकते हैं? फेस को आप अच्छा बना सकते हैं। त्वचा हम दिए थे 5 प्रकार के। त्वचा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। लेकिन हम बताए थे कि आपकी खूबसूरती इसी पर टिकी हुई है। आपको ये सब करना ही होगा तो ही आपकी खूबसूरती बनेगी, अन्यथा खूबसूरती नहीं बनेगी। तो चलिए 4 कैरेक्टर याद रहेगा ना बुआ? कितने कैरेक्टर? 4। अब चलिए अब आगे समझिए। अब समझिए जिंक का जो है, जिंक का प्रमुख अयस्क, जिंक का प्रमुख अयस्क, ये आपके बुक में दिया होगा, देख लीजिएगा अपना। जिंक का प्रमुख अयस्क, तो जिंक का प्रमुख अयस्क 3 है। कितने? 3। जिंक का प्रमुख अयस्क 3। पहला नंबर में है आपका जिंक ब्लेंड। क्या है? जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड उसे कहते हैं ZnS। अनुसूत्र में क्या लिखते हैं? ZnS। दूसरा नंबर में है काइलेमाइन। क्या है? काइलेमाइन। इसका अनुसूत्र है ZnCO3, ZnCO3। अगला देखिए तीसरा नंबर में है आपका जिंकाइट। क्या है? जिंकाइट, जिंकाइट। इसका अनुसूत्र है ZnO। क्या है? ZnO। जिंक का प्रमुख अयस्क कितने? 3। जिंक का प्रमुख अयस्क 3। क्या क्या है? जिंक ब्लेंड, काइलेमाइन और जिंकाइट। अनुसूत्र बोलिए तो ZnS, ZnCO3 और ZnO। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है हुआ। क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए काइलेमाइन किसका अयस्क है। इसमें देखिए कहीं पर लगा हुआ है जिंक का, जिंक नहीं लगा है। तो विद्यार्थियों को फंसाने के लिए एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, काइलेमाइन किसका अयस्क है? सोडियम का, जिंक का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का। तो आप किसको मारिएगा? जिंक का।
कैलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक का। जिंकाइट किसका अयस्क है? जिंक का। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक का। ZnS किसका अयस्क है? Zn का। ZnCO3 किसका अयस्क है? Zn का। ZnO किसका अयस्क है? Zn का। इसमें फंसिएगा नहीं ना। अब मान लीजिए किसी तरह से क्वेश्चन पूछा, आप आराम से बता दीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो Zn का, यानी जस्ता का। अब चलिए, ये आपने समझे कि इस तरह से क्वेश्चन इसका बन सकता है। अब आगे देखिए, दैनिक जीवन हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन, ये दोनों से ही जिंक को शोध किया जाता है। जिंकैट से जिंक का शोधन नहीं होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि जिंकैट से जिंक का शोधन क्यों नहीं होता है? तो आपको हम बताए थे, अयस्क से धातु को निकालना वही आपका कारगर हुआ जिसमें खर्च कम होंगे और लाभ ज़्यादा होंगे। अगर खर्च ज़्यादा लाभ कम, तो इसे हम लोग काम नहीं करते हैं। तो इसमें है खर्च ज़्यादा और लाभ क्या है? कम। इसमें है खर्च कम, खर्च है कम और लाभ क्या है? ज़्यादा। इसमें भी है खर्च कम और लाभ ज़्यादा। तो इसीलिए जो है जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन से क्या होता है? जिंक का शोधन। जिंकैट से नहीं, क्योंकि इसमें खर्च है ज़्यादा और लाभ कम। तो जिसमें हम लोगों को खर्च कम लगेंगे, लाभ ज़्यादा होंगे, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर देखते हैं। वह जिंक से जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण। इस साइड लिख देते हैं कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण। कैलेमाइन, कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण, दोनों साथ साथ कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जिंक ब्लेंड में क्या दिया गया है? ZnS, ZnS। कैलेमाइन में क्या दिया हुआ है? ZnCO3। ठीक है। अब चलिए, सबसे 4 गो कैरेक्टर से गुजरना है। तो पहला क्या है? अयस्क का। तो यहाँ लिख देते हैं हम अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। ठीक है। इधर भी लिख देते हैं अयस्क का सांद्रण, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर था कि धातु के ऑक्साइड में बदलना है, धातु के ऑक्साइड में बदलना है। तो अब देखिए, धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे तो इसमें S भी लगा है। क्या लगा है? S, यानी जिंक सल्फाइड है। इसमें क्या है? जिंक सल्फाइड। तो ZnS। यहाँ पर देखिए कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है जुड़ा हुआ। तो आप भर्जन और निस्तापन में समझे थे कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगा है तो इसमें ऑक्सीजन हम डालेंगे, तब उसे गर्म करेंगे। और जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या है? लगा है, तो ZnCO3, तो उसे हम लोग निस्तापन करेंगे। क्या करेंगे? निस्तापन। तो अब यहाँ पर देखिए, ये एरो है, ये है गर्म का एरो। ध्यान रखिएगा, उस एरो को हम लोग गर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म। तो यहाँ हो जाएंगे भर्जन। क्या हो जाएंगे? यहाँ अनुपस्थिति है तो ये हो जाएंगे निस्तापन। क्या हो जाएंगे? निस्तापन। ठीक है। अब देखिए ZnSO2 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे ZnO प्लस SO2। सल्फाइड ऑक्साइड को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। अब इधर चलिए, इधर भी आपका ZnO प्लस CO2 एक कम हो जाएंगे, एक कम हो जाएंगे। ठीक है। अब चलिए अगला हुआ प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस हो गई हुआ। कितना? 3। अब रुकिए, दूसरा नंबर प्रोसेस अगर करेंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं ZnS को
धातु के ऑक्साइड में बदलना। दूसरा हो गया करेक्टर। तो यहाँ भी लिख दीजिए ZnCO3 को धातु के ऑक्साइड में बदलना। क्या करेक्टर? 3। तीसरा था अवकरण, 3 करेक्टर हो गई। चौथा में है शोधन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? क्लियर, यानी ZN आपको अंत में आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है? ZNO। इधर भी क्या है? ZNO। तो यहाँ पर लिखिए ZNO, इधर भी लिखिए ZNO। अब रुक जाइए, अब यहाँ से समझिए ज़रा सा। देखिए, आप लोगों को हम एक चीज़ बताए थे कहीं पर कि किसी भी चीज़ को शोधन करने के लिए या तो आप कार्बन ले सकते हैं या एल्युमिनियम ले सकते हैं। याद कीजिए, किसी भी चीज़ को शोधन करने के लिए तो कार्बन ले सकते हैं या एल्युमिनियम ले सकते हैं। एल्युमिनियम को बोले थे आप 2 ही जगह ले सकते हैं। अब याद आएगा आप लोग, या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पे या नहीं तो क्रोमियम ऑक्साइड पे। याद कीजिए, हम बोले थे एल्युमिनियम को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 ही जगह। क्रोमियम बोलेंगे तो आप लोग को याद आया होगा, या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। याद है बुआ? बोले थे कि नहीं बोले थे? तो अब बताइए कि या न तो यहाँ आपका क्रोमियम ऑक्साइड है और न ही यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। Mg लगा दो तो मैग्नीशियम। तो बताइए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कार्बन। क्या लिख सकते हैं? कार्बन। यहाँ भी कार्बन, इधर भी क्या डालेंगे? कार्बन। ये बात समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि शोधन करते समय आप 2 ही चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कार्बन का या एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का 2 ही जगह, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए और क्रोमियम ऑक्साइड के लिए। तो यहाँ है जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड। तो इसे कोक भी पढ़ा जाता है। क्या हुआ? कोक। आपको जैसा पढ़ना मन हो, कार्बन पढ़िए या कोक पढ़िए। तो यहाँ भी क्या हो गया बुआ? कोक। क्या है? कोक। अब बताइए कि इस साइड में क्या निकला? ZN। क्या निकला बुआ? ZN। बचा क्या? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर भी क्या हो जाएंगे? ZN। क्या हो जाएंगे? इधर भी क्या हो जाएंगे? CO। अब देखिए, इधर भी ZN शुद्ध हुआ, इधर भी ZN शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, दैनिक जीवन में जिंक का क्या क्या काम है। यदि आपके बॉडी में जिंक का संतुलन यदि सही है तो सबसे पहले वह जो है वायरस से लड़ने के वह काम आते हैं। वह वायरस से लड़ते हैं, आपको संक्रमित नहीं होने देते हैं। दूसरा जो है, जिंक का दूसरा जो काम है, आपके बॉडी में यदि घाव है तो घाव को सुखाने का काम जिंक ही करते हैं। घाव को सुखाने का काम जिंक ही करते हैं। तीसरा चीज़ समझिए, तीसरा चीज़ है आपका, यदि आपके स्किन फटा उटा है बॉडी में, सांप की तरह आपका अगर स्किन है तो आपके स्किन को भी स्मूथ करने का काम जिंक ही करते हैं। स्किन को स्मूथ करने का काम। 4 नंबर पॉइंट में आपके जो स्वाद ग्रंथि है जीभ में, क्या है? स्वाद ग्रंथि। इस स्वाद ग्रंथि को ठीक से काम कराने का भी काम कौन करते हैं? जिंक। स्वाद ग्रंथि को ठीक से काम कराने का काम जिंक का ही है। यानी जिंक यदि आपके बॉडी में नहीं है, कम है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला, वह वायरस से लड़ने में काम आते हैं। दूसरा, वह घाव को सुखाने में काम आते हैं। तीसरा, स्किन को स्मूथ करने के काम आते हैं। चौथा, स्वाद ग्रंथि को ठीक से काम कराते हैं। वह सारा काम कौन कराते हैं? तो जिंक। कौन कराते हैं? जिंक। अब आप बताइए कि जिंक जो है वह स्वाद ग्रंथि को ठीक से काम कराते हैं। स्वाद ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? जीभ के कलिकाएँ पर। जीभ की कलिकाएँ। आप जीभ जब बाहर निकाले तो साइड में देखिएगा कलिकाएँ होती हैं, वो हल्का हल्का फुंसी टाइप की होती है, उसी को स्वाद ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वाद ग्रंथि। ये 7 क्लास के साइंस में स्पष्टीकरण दिखाई भी गई है, स्वाद ग्रंथि जीभ में कहाँ पाई जाती है।
वह साइड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? साइड में। ठीक है। लार में लाइसोसोम पाई जाती है, जो जीवाणु को मारने के काम आते हैं। लार में क्या पाई जाती है? लाइसोसोम। सबसे ज़्यादा लाइसोसोम किस में? तो बच्चे में। किस में? बच्चे में, क्योंकि बच्चा मिट्टी उट्टी मुँह में ले लेते हैं, तो उसको लाइसोसोम बहुत ही स्पीड से होते हैं और वह बहुत ज़्यादा कीटाणु को मारते भी हैं। इसीलिए बच्चे सबको आप देखते होंगे लार बहुत निकलते रहते हैं मुँह से, है कि नहीं है? जैसे जैसे वयस्क होते हैं उसके मुंह में लार कम होते जाते हैं। कितना आदमी को तो लार बनबो नहीं करते रहते हैं, एकदम सूखल उखल मुंह रहता है, तो उसमें लाइसोसोम कम रहेंगे, उसको पाचन क्रिया भी कमज़ोर होगी, उसका बॉडी भी अच्छे नहीं काम करेंगे। तो ये क्या थे हुआ, दैनिक जीवन में अगर जिंक का संतुलन सही है तो आपको ये सब चीज़ों से बचाव हो सकती है। अगला है जिंक की यदि कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए, जिंक की कमी, तो जिंक की कमी से आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है उस चीज़ को देखिए। पहले नंबर में जिंक की कमी से आपको बाल झड़ना शुरू हो जाएगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएगी, यानी बाल झड़ेंगे। पहला प्रॉब्लम बाल झड़ने की, पहला प्रॉब्लम बाल झड़ने की। दूसरा प्रॉब्लम आपको मुंह आना, मुंह आना, मुंह आना समझ में आ रहा है? हाँ, जीभ खराब हो जाना, जीभ खराब हो जाना, जिसे गांव देहात में लोग जीभ बगदना भी कहते हैं। जीभ बगदना नहीं, मुंह आना, जीभ बगदना या मुंह खराब हो जाना। तीसरा है आपका मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह में छाले पड़ जाना, ये बहुत सारे लोगों को होते रहते हैं। मुंह में छाले पड़ जाना, यानी इस समय देखिएगा वाइट वाइट कितने आदमी को फुंसी भी निकलते रहते हैं। फुंसी यहाँ जीभ सब में भी क्या निकल जाएंगे? वाइट वाइट फुंसी यहाँ सब में बराबर। जिसके बॉडी में जिंक की कमी होगी उससे क्या निकलेंगे? फुंसी। बहुत सारे महिलाओं को भी ये होती रहती है और बहुत सारे पुरुष को भी ये होते रहते। तो आप समझ लीजिए क्या है, आपको जिंक की कमी है। 4 नंबर जो है आपको मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह आना, बाल झड़ना। अगला है आपका बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करना हुआ, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करना, कमजोरी महसूस करना। 5 नंबर में है समलैंगिक, पावर कम हो जाना, पावर कम हो जाना, यानी ये सब प्रॉब्लम आपको जिंक की कमी से हो सकती है। यदि जिंक की आपके बॉडी में वृद्धि हो जाए तब क्या होगी? जिंक की वृद्धि से, जिंक की वृद्धि से, वृद्धि से आपको ज़्यादा नहीं, पहले नंबर में डायरिया की शिकायत होगी, डायरिया, और दूसरा नंबर में नोचनी हो जाएंगे। वो नोचनी, नोचनी आप लोग समझते होंगे, जहाँ तहाँ कुड़ियाएगा, जहाँ पटार कुड़ियाएगा, है कि नहीं है? खुजली नहीं, नोचनी। खुजली एक अलग है और नोचनी एक अलग है। ये फिजूल में कुड़ियाएगा आपको, कभी इधर कुड़ियाएगा, कभी इधर कुड़ियाएगा। आपको खुजली नहीं है लेकिन फिर भी बॉडी क्या हो रही है? कुड़िया रही है। तो बहुत सारे लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं कि खुजला रहा है तो तेल लगा लेते हैं, कि बहुत बाल भी बहुत सारे लोगों को खुजलाते रहते हैं, तेल उल का इस्तेमाल कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो आपको डायरिया हो सकती है और नोचनी। अब समझिए कि डायरिया और नोचनी की, डायरिया का अर्थ है या तो आपको पेट जाएंगे या मुंह जाएंगे, या तो पेट जाएंगे या मुंह जाएंगे। तो ये सब क्या है? डायरिया। क्या है वह? डायरिया के प्रकोप है। नोचनी आपको खुजली नहीं हम बात कर रहे हैं, आपको दिना की बात नहीं कर रहे हैं। फिजूल में आपका बॉडी क्या होंगे? कुड़ियाते रहेंगे, कभी इधर कुड़ियाएंगे, कभी इधर कुड़ाएंगे, यानी जिंक की वृद्धि से। किस चीज़ की वृद्धि से? जिंक की वृद्धि से। तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब ये जिंक आपको प्राप्त कहाँ से होती है? वह जिंक की प्राप्ति कहाँ से होती है? प्राप्ति, जिंक की प्राप्ति कहाँ से? देखिए, जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन जो है, तो नॉन वेजिटेरियन में जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप खस्सी मीट खाइए, चाहे आप मुर्गा मीट खाइए, चिकन खाइए, चाहे आप मछली खाइए, यानी नॉन वेजिटेरियन में जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वेजिटेरियन जो है, वेजिटेरियन में बहुत कम मात्रा में जिंक की मात्रा पाई जाती है। तो उसके लिए उसको वेजिटेरियन को काजू खाना चाहिए, काजू। इसके बाद जो है उसे टमाटर खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए। काजू, टमाटर
अखरोट भी आप खा सकते हैं, अखरोट, काजू, टमाटर, अखरोट, दूध, इस सब में क्या है हुआ कि जिंक की भी क्या है मात्रा है, लेकिन उस वेजिटेरियन में कम मात्राएं पाई जाती है और नॉन वेजिटेरियन में बहुत अधिक मात्रा में। ये काजू जो है इसमें फैट बहुत ज़्यादा है। काजू में कितना परसेंट फैट है? 90% क्या है काजू में? फैट है। आप यदि ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपका बॉडी क्या हो जाएंगे? फैट से भर जाएंगे। अगर फैट से भर जाएंगे तो 100 बीमारी हो जाएगा। आप जिंक तो ठीक ठाक रहेगा लेकिन बीमारी 100 हो जाएंगे। इसीलिए वेजिटेरियन में कम पाए जाते हैं और नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा। ठीक है, तो ये थी जिंक की प्राप्ति कहाँ से होगी, तो नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा है, वेजिटेरियन में कम है। अब समझिए जिंक आया कहाँ से हुआ, जिंक कहाँ से आया है? तो जिंक आया कहाँ से? जिंक आया कहाँ से? तो जिंक जो आया है वह जापान से। कहाँ से हुआ? जापान से। जापान से वह जिंक को लिया गया है। लेकिन जिंक का कौन आविष्कार किया? तो आविष्कार का जो है आविष्कार का पता नहीं है, आविष्कारक का पता नहीं है। यानी जिंक जापान से लिया गया है लेकिन आविष्कारक का पता नहीं है। यानी प्राचीन काल में ही वह जिंक का आविष्कार करके चले गए, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि उस समय शोध के बारे में वह नहीं बताए थे। जब तक आप शोध के बारे में नहीं बताएंगे तब तक जो है कोई भी आपको बड़े आदमी नहीं कहेंगे या वैज्ञानिक कुछ भी, जब तक आप बताइएगा ना तो कौन कहेंगे? तो आविष्कारक का पता नहीं है। अब समझिए कि जिंक जो है वह, आपने समझे कि जिंक जो है मध्यम क्रियाशील धातु है। जिंक क्या है? मध्यम क्रियाशील धातु है। लेकिन जिंक को जापान में जो है संक्रमण धातु भी कहा जाता है। वो संक्रमण धातु, ध्यान रखिएगा, जिंक मध्यम क्रियाशील धातु तो है ही, लेकिन वह जो है संक्रमण धातु भी है। इसीलिए वह जिंक जो है संक्रमण से बचाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। वायरस से लड़ने के वह काम करते हैं। समझ में आया ये बात? अब समझिए कि जिंक दिखता कैसा है। वह जिंक आपको दिखेगा कैसे? जिंक दिखता कैसा है? जिंक दिखता कैसा है? तो आंसर है वह हल्का व्हाइट दिखेंगे आपको, हल्का व्हाइट दिखेंगे। जिंक आपको हल्का व्हाइट दिखेंगे। आप जिंक को, अगर आप ये चाहते हैं कि जिंक ये हल्का होते हैं या भारी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जिंक जो होंगे वो भारी होंगे। क्या होंगे? भारी। इसीलिए जिंक को आप चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी अलग कर सकते हैं, फेन प्लवन विधि से भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि वह क्या है? भारी है। तो चुंबकीय पृथक्करण में क्या थे? जल के साथ उसे घोल करके उसे डालते थे आप, वाइब्रेशन होते थे, वाइब्रेशन के बाद गिरते थे तो भारी ऊपर में अटक जाते थे, हल्का उड़ के नीचे गिर जाते थे। फेन प्लवन विधि में क्या करते थे हम लोग? एक टब लेते थे, इस टब में क्या किए? पानी को घोल दिए, पानी को घोलने के बाद एनोड और कैथोड की छड़ डाल दिए, जिस सल्फाइड को अगर लेना है उसी सल्फाइड को इसमें डालें, जो भारी होगा वह नीचे बैठ जाएंगे, बाकी शुद्धिकरण किस पर जाकर अटक जाएंगे? कैथोड, एनोड, कैथोड पर। किस पर हुआ? कैथोड। यानी कैथोड पर शुद्धिकरण और एनोड पर अशुद्धिकरण। ये पतले होते जाएंगे एनोड, और कैथोड क्या होते जाएंगे? मोटे, क्योंकि उस पर सारा चीज अटकते जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि मोटा होते जाएंगे। तो वह किस तरह का दिखते हैं? वह हल्का व्हाइट दिखेंगे, हल्का व्हाइट। बॉडी में भी वह हल्का व्हाइट ही दिखते हैं, लेकिन लोग पहचानते नहीं हैं, इसीलिए उसे नहीं कर पाते हैं। अब ये जिंक जो है शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्धिकरण और अशुद्धिकरण के लिए जिंक को आप कैसे पता कर सकते हैं कि जिंक शुद्ध है या अशुद्ध है? जैसे मार्केट से लोग सब खाद लाते हैं, बस जिंक कह के क्या लाते हैं? जिंक, पोटास लाते हैं कि लाते हैं? DAP, यूरिया लाते हैं ना। तब बताइए कि जिंक शुद्ध है या अशुद्ध है, आप कैसे पता कर सकते हैं? तो जिंक को शुद्धिकरण के लिए आप जिंक ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए। क्या ले लीजिए? वह गिलास, गिलास में पूरे पानी भर दीजिए, अब पानी में इस जिंक को डाल दीजिए। यदि पूरी तरह से घुल गई, पूरी तरह से घुल गई, तो आप समझ लीजिए जिंक क्या है? शुद्ध। यदि जिंक को आप गिलास में डाले हैं, वह क्या होंगे? वह कि कुछ मात्रा में नीचे बैठ जाएंगे, कुछ मात्रा में नीचे बैठ जाएंगे, तो समझ लीजिए वह जिंक आपका शुद्ध नहीं है। जिंक क्या है? अशुद्ध है। समझ में आया बात? जिंक अगर पूरी घुल गई तो शुद्ध, पूरी नहीं घुली तो अशुद्ध। तो ये थी जिंक की दैनिक जीवन में इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ देखिए वह जिंक सल्फाइड है। क्या है? जिंक
सल्फाइड। जिंक के साथ क्या लगा हुआ है? सल्फाइड। अब आप कैसे पता करें कि जिंक सल्फाइड कैसा दिखता है? तो ध्यान रखिएगा, वह भूरा टाइप का दिखेंगे। किस टाइप का? भूरा। जिंक सल्फाइड का कलर भूरा होंगे। अब देखिए, जिंक सल्फाइड में आप एक गिलास ले लीजिए, उसमें आप जिंक डाल दीजिए। एक साइड में आप एक गिलास ले लीजिए, इस साइड में आप DAP डाल दीजिए, यानी सल्फाइड आयस। क्या डाल दीजिए? DAP को घुलने में थोड़ा सा समय लगती है। उसको आप तब तक घोलिए जब तक कि चीनी के शरबत की तरह हुआ ना हो जाए, तब तक आप उसको क्या करिए? घोलते रहिए DAP को। DAP इसमें घुल गई पूरी तरह से, इसमें आप जिंक को डालेंगे तो तुरंत घुल जाएगी, इसमें समय नहीं लगती, वह तुरंत घुल गई। फिर आप क्या करिए? एक तीसरा गिलास ले लीजिए। कौन सा गिलास? तीसरा गिलास। तीसरा गिलास में आधा इसमें से डाल दीजिए घुला हुआ, आधा इसमें से डाल दीजिए घुला हुआ। और घुले हुए इसमें जब डालेंगे तो देखिएगा अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरू कैसे होती है अभिक्रिया? सो देखिए, इसमें आप आधा डाले DAP, आधा डाले आप यूरिया, जिंक, आधा डाले आप जिंक। ये जिंक और DAP जब आप इसमें डालते हैं तो देखिएगा कि अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगी। जस्ट 2 मिनट के बाद नीचे में देखिएगा थल-थल हो जाएंगे। थल-थल यानी थल्ला टाइप का हो जाएंगे, एकदम गाढ़ा टाइप का। जितना समय होंगे उतने ही वह कठोर होते हुए नीचे बैठ जाएंगे, और जितना एकदम छड़ पानी होगा वह सब कहाँ आ जाएंगे? ऊपर। अगर नीचे बैठ गई तो समझ लीजिए वह शुद्ध है, और नीचे नहीं बैठी, ऊपर में घुल रही है, तो समझ लीजिए वह क्या है? अशुद्ध है। तो जिंक सल्फाइड को आप इस तरह से पहचान सकते हैं DAP और जिंक को कि वह शुद्ध है या अशुद्ध है।